आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में। आशा करता हूं कि आप सब बेहतरीन होंगे और अपने अच्छे कार्य निष्पादन के बाद सीखने के लिए तैयार होंगे। और आपने काफ़ी कुछ सीखते हुए नोट्स वगैरह बना लिए होंगे, क्योंकि जब से आप जुड़े हुए हैं। अच्छे लाल यादव जी का नमस्कार आ रहा है, ब्रिजेश जी का नमस्कार, नमस्कार सर। संजय जी का नमस्कार आ रहा है। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि मैं कह रहा था कि आप लगातार पिछले हफ्ते से पढ़ रहे हैं, या कई साथी जो हैं हमारे 15 दिन से पढ़ रहे हैं। तो वो साथी जो हैं अपने जो भी टॉपिक पढ़े हैं उसका नोट्स भी बना रहे होंगे और पंचसूत्र का पालन कर रहे होंगे। पंचसूत्र एग्जाम के दृष्टिकोण से एक तो है पढ़ना, लिखना, समझना, दोहराना और अभ्यास करना, ये पंचसूत्र है। फिर एक पंचसूत्र है जिसके लिए हमको तैयारी करनी है, वो है आरबीआई का मास्टर डायरेक्शन, जनरल बैंकिंग, इंटरनल बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग और गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम। तो ये पंचसूत्र है। तो इन पंचसूत्रों का आप टॉपिक वाइज अपने एक सबसे बढ़िया बात ये होती है कि नया डायरी खरीदे और नया डायरी में नोट्स बनाना, नए नए पेन, कलरफुल पेन से अपना नोट्स बनाना चालू करना है। नोट्स कैसे बनाए जाते हैं? अगर किसी टॉपिक को हम पढ़ते हैं, उदाहरण के तौर पर पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम को पढ़ते हैं, तो उस स्कीम को पढ़ने समझने के बाद वीडियो बंद करके या कंटेंट बंद करके लिखना चालू कर दीजिए। अगर ऐसा कर दिए कि मान लीजिए एक लेक्चर पढ़े, उसके कंटेंट पढ़ लिए, कंटेंट पढ़ने के बाद आप जितना मेमोरी बेस्ड चीज़ें लिख पाएंगे, अगर वो लिख लिए तो सबकॉन्शियस माइंड आपका काम कर जाएगा। अदरवाइज अगर नहीं लिख पा रहे हैं कुछ, तो फिर 2-3 बार देखना पड़ेगा। तो ये तरीका है। और ज़्यादातर बैंकर्स के लिए क्या होता है, कम समय में पढ़ना होता है। और उसको कम समय में पढ़ने और समझने के लिए एक ही बात है कि आप ध्यानपूर्वक सेशन में सुनिए बातों को। और जब सेशन में बातों को सुनते हैं तो सीधे सीधे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे चला जाता है। सबसे बड़ी बात है, अगर कोई चीज़ समझ में आ गई तो फिर सवाल कैसे भी पूछ ले आप उसका सामना कर लेंगे। तो सभी साथी प्रवेश कर गए, क्योंकि प्रवेश जी का मैसेज आ गया। नमस्कार कर रहे हैं प्रवेश जी। और सभी अच्छे होंगे और सभी मन के सच्चे होंगे और पढ़ने के लिए बच्चे होंगे। इस भाव के साथ मैं ये सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। आज हम एक इम्पोर्टेंट पॉलिसी पढ़ेंगे जिसमें आरबीआई के मास्टर डायरेक्शन की कड़ी में ये सेशन है। और ये सेशन जो है क्लरिकल टू ऑफिसर, ऑफिसर टू स्किल, सभी के लिए सम्मिलित रूप से इम्पोर्टेंट है। और जब हम सेशन समाप्त करेंगे उसके पहले मैं क्वेश्चंस भी बता दूंगा कि क्लरिकल के लिए क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑफिसर के लिए क्या आ सकते हैं। पहले हम बेसिक फंडामेंटल को समझते हैं। तो जो आर 2025 में जितने भी मास्टर डायरेक्शन भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किया, उनको पढ़ने की एक तो जवाबदारी है हमारी, जिम्मेदारी है एज ए बैंकर होने के नाते। और एग्जाम के दृष्टिकोण से ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आरबीआई के मास्टर डायरेक्शन हमारे लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से प्रियोरिटी में आते हैं। इसलिए हमको इसको जानना है। और दूसरा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि इसको हमको बैंक में इम्प्लीमेंट करना होता है, इसलिए इसके बारे में जानना है। तो आज हम पढ़ेंगे आरबीआई मास्टर डायरेक्शंस 2025 ऑन क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग। एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है क्रेडिट मैनेजमेंट की शुरुआत करते समय, जिसमें की होती है क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग या क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने मास्टर डायरेक्शन जारी किया है क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग 2025। और इस मास्टर डायरेक्शन जो रिजर्व बैंक ने जारी किया उसका तत्काल प्रभाव से लागू भी कर गया। और ये मास्टर डायरेक्शन जो आज हम पढ़ रहे हैं वो जारी किया गया जनवरी 2025 में। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग पर मास्टर डायरेक्शन 2025 के नाम से जारी किया। और इन्होंने जनवरी 2025 में मास्टर डायरेक्शन जारी किया और ये कहा कि ये तत्काल प्रभाव से लागू करिए। ये जो डायरेक्शन जारी किया है, इसके पीछे का जो मकसद है वो ये है कि जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग जो प्रणाली है उसको एक स्टैंडर्डाइज बनाना, साथ ही इसको मजबूत करना, ताकि किसी भी ग्राहक की गलत रिपोर्टिंग ना हो, उसकी गुणवत्ता
या उसका मानक दंड जो है उसको पूरा ध्यान रखे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और कॉन्फिडेंशियल जो इंफॉर्मेशन है वो सुनिश्चित हो। साथ ही साथ जो ग्राहक है उसका कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो, मतलब उसका कस्टमर प्रोटेक्शन हो। ये जो है उन्होंने सुनिश्चित करने के लिए ये मास्टर डायरेक्शन रिपोर्टिंग की जारी किया जनवरी 2025 में, और इसको लागू कर दिया गया। तो अगर मेन पॉइंट्स हम बात करेंगे, तो पहला तो इसका उद्देश्य क्यों जारी किया, क्योंकि वो रिपोर्टिंग प्रणाली जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग प्रणाली है इसको मजबूत करना चाहते और इसको एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में देना चाहते। दूसरा उद्देश्य इसका ये है कि जो भी रिपोर्टिंग हो रही है उसकी गुणवत्ता अच्छी हो, ग्राहक का प्रोटेक्शन हो, उसकी चीज़ें गोपनीय रखी जाएं, और जितना जो आरबीआई ने गाइडलाइन के तहत दिया है जानकारी उसको आपको साझा करना है। तो मेन है गुणवत्ता, क्वालिटी इंडेक्स बढ़ाने के लिए है। और उन्होंने इसके लिए एक इंटीग्रेटेड जो है सांचा प्रोवाइड किया है। और इसमें क्या होता है कि जब भी हम किसी भी ग्राहक को सीआईसी रिपोर्टिंग के लिए सम्मिलित करते हैं, तो उन्होंने कहा इसमें पारदर्शिता बरती जाए। पारदर्शिता बरती जाए का मतलब क्या है कि ग्राहक को भी इंफॉर्मेशन हो कि उसके डाटा जो है अलर्ट मिल जाए उसको ईमेल के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से, कि उसकी सूचना ये उपयोगकर्ता द्वारा एक्सेस किया जा रहा है या देखा जा रहा है। फिर एक टाइम बॉन्डिंग रिपोर्टिंग है कि जब भी ग्राहक अपने रीपेमेंट कर देता है, क्रेडिट हिस्ट्री को अपडेट कर देता है, तो कितनी जल्दी आप जो है उसकी क्रेडिट हिस्ट्री को अपडेट कर लें सीआईसी रिपोर्टिंग में, क्योंकि ग्राहक ने तो समय से पैसा दे दिया, तो आप क्यों विलंब कर रहे हो, आप भी जितनी जल्दी से आप उसको रिपोर्टिंग में डाल दीजिए। इसके लिए एक स्टैंडर्डाइज जो है मानक दंड देने के लिए और इस सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए जो है ये डायरेक्शन जारी किए। तो डायरेक्शन का मैंने मैं आपको लक्ष्य बता दिया, उद्देश्य बता दिया और इसके तौर तरीके बता दिए। फिर से रिपीट कर देता हूँ, कुछ साथी नए जुड़े हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग के लिए मास्टर डायरेक्शन 2025 जारी किया। जनवरी 2025 में डायरेक्शन जारी हुए। इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि भारत में जो वित्तीय प्रणाली है, फाइनेंशियल जो सिस्टम है, उसको मजबूत करना। साथ ही बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी को बढ़ाना और ऋण विस्तार को और वित्तीय समावेशन के लिए आधारशिला के तौर पर और आगे बढ़े उसके लिए रिपोर्टिंग जो है अच्छे स्ट्रॉन्ग करना है, गुणवत्ता में सुधार करना है। और बैंकों के लिए एक जवाबदेही स्थापित करना ताकि क्रेडिट रिपोर्टिंग जो है समय पर की जाए टाइम बॉन्डिंग तरीके से, और ग्राहकों का जो हित है वो सुरक्षित हो, उसका प्रोटेक्शन हो, कंज्यूमर का प्रोटेक्शन हो। और इन आधार पर उन्होंने मास्टर डायरेक्शन जारी किया जिसको हम आज पढ़ेंगे। सरल भाषा में मैंने आपको बता दिया, और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसको हम सेशन में आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी तक तो आपने ये जान लिया मास्टर डायरेक्शन कब जारी किया गया, क्यों जारी किया गया, उसके पीछे का लक्ष्य क्या है। अब हम दूसरा एक टॉपिक जानते हैं कि ये सीआईसी क्या होते हैं। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को सीआईसी कहते हैं, और ये इनको लाइसेंस होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन है जिनको लाइसेंस होता है, इसको रिजर्व बैंक से अनुमति होती है। जो बैंकों या जितने भी वित्तीय संस्थान हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर जो व्यक्ति या जो भी बोरोवर जो है व्यवसाय के लिए या किसी भी तरीके से ऋण लिया है और ऋण का भुगतान किया है, उनका हिस्ट्री कलेक्ट करना इनका काम क्या है। जो भी लोन लिए हैं लोन के रीपेमेंट हिस्ट्री को इकट्ठा करना और उसको रिपोजिटरी के तौर पे रखना, और उनके साथ जो भी एसोसिएट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उन डाटा का उपयोग उसको क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग करते हुए उनको प्रदाय करना, ये है जिसको हम सिबिल रैंक या सीआईसी रिपोर्ट के तौर पर देखते हैं। भारत में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनको लाइसेंस प्रदान करने की जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक को है। किसको है? भारतीय रिजर्व बैंक लाइसेंस देता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को, और उसके लिए उन्होंने एक एक्ट बनाया है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी एक्ट जो है 2005। तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी एक्ट 2000, क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग कंपनी एक्ट 2005, ये एक्ट है जिसके तहत वो लाइसेंस देता है और उसको रेगुलेट करता है।
तो अभी वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को जो सैंक्शन दिया है या जो उनको लाइसेंस दिया है, उनमें से पहला है ट्रांस यूनियन सिबिल, दूसरा है एक्सपीरियन, और तीसरा है इक्विफेक्स, और चौथा है आपका क्रिफ हाई मार्क्स। तो ये चार हैं। आप इनको याद रख लीजिएगा, एक सवाल तो इन्हीं का बनता है। तो आप अभी बातचीत में जान गए कि भारतीय रिजर्व बैंक एक एक्ट है जिसको क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग एक्ट 2005 के तहत भारत में कुछ ऑर्गेनाइजेशन को क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के तौर पर लाइसेंस देता है, जिसका काम है जितने भी बैंक हैं वहां पर से जो ग्राहक ऋण लेते हैं उन ग्राहकों के भुगतान के हिस्ट्री को, पेमेंट हिस्ट्री को कलेक्ट करता है, अपने पास सुरक्षित रखता है, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मांगते हैं, उपयोग करते हैं, उनको दिखाई देता है, ताकि वो अपना डिसीजन क्विक ले सकें और क्रेडिट के विस्तार को हेल्दी तरीके से और सस्टेनेबल तरीके से उसको ग्रोथ कर सकें। तो इसकी जो मास्टर डायरेक्शन भारतीय रिजर्व बैंक ने दिया है, भारतीय रिजर्व बैंक लाइसेंस प्रदान करता है। वर्तमान में चार क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिख पा रहे हैं। एक है ट्रांस यूनियन सिबिल, दूसरा है एक्सपीरियन, तीसरा है इक्विफेक्स, चौथा है क्रिप हाई मार्क्स। और ये मास्टर डायरेक्शन जनवरी 2025 में जारी किए गए, जो सभी बैंकों पर, ऑल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और हाउसिंग कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, एआरसी, सीआईसीज, ऑल जो इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सभी पर एप्लीकेबल होता है। और यहाँ पर जो है हम उसके मास्टर डायरेक्शन में क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं उनको और डिटेल से हम लोग जानेंगे। लेकिन अभी हम लोग ये जाने हैं कि जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है वो चार हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। सिबिल, एक्सपीरियन, इक्विफेक्स, क्री फाइव मार्क्स। चाहे क्लरिकल टू ऑफिसर है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही है। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी कौन सा नहीं है या भारतीय रिजर्व बैंक ने नहीं दिया? क्या देगा? सिबिल, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स, क्री फाइव मार्क्स, और एक देगा क्रिसिल। तो क्रिसिल नहीं है, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, क्रिसिल दे देगा। तो क्रिसिल जो है वो रेटिंग कंपनी है। तो इस तरह से वो क्वेश्चन एक देगा। तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन जो कंपनीज हैं उनको भारतीय रिजर्व बैंक लाइसेंस देता है और उनको रेगुलेट करता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग कंपनीज एक्ट 2005, जो CIRCA बोलते हैं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग कंपनीज एक्ट 2005। और इनका काम क्या है? एक तो जितने भी बारोवर हैं उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, फाइनेंशियल कंपनियों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना कि जितने लोगों को लोन दिए हैं वो किस तरह से पेमेंट हिस्ट्री है उनका, किस तरह से भुगतान कर रहे हैं। फिर उनको इकट्ठा करके उनके वित्तीय लेन देन या जो जमा निकासी सबका हिस्ट्री कलेक्ट करना है। फिर उसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करना है और उस रिपोर्ट के आधार पर एक स्कोर तैयार करना है, जिसे हम क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। और ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो तैयार करती है वो उसको बोलते हैं CCR। क्या बोलते हैं? कंपनीज क्रेडिट रिपोर्ट। तो इसके लिए सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सही तरीके से रिपोर्टिंग करें और ग्राहक का भी जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है सही आए, उसके लिए मास्टर डायरेक्शन जारी किया है। क्योंकि इसमें जोखिम भी होता है, अगर कोई गलत हो गया तो उसको नुकसान भी होता है, इसलिए उसकी जवाबदेही हो, पारदर्शिता हो और सिस्टम मजबूत हो, इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने ये गाइडलाइन दिया है, क्योंकि बैंकों पर सब भरोसा करते हैं। तो आइए क्या क्या कड़ी दर कड़ी पढ़ते हैं कि जितने भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं मस्ट बिकम मेंबर्स ऑफ ऑल CIC। जो चार CIC यहाँ पर दिए हैं, तो इनमें ही कहा है कि जितने भी वित्तीय संस्थान हैं उनको सभी CICs का मेंबर होना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि वो मेंबर होंगे तभी तो उनके जो बोरोवर हैं, उनके जो कस्टमर हैं, उनकी क्रेडिट हिस्ट्री को इंटीग्रेटेड करके उनके पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगा।
महत्वपूर्ण बात जो आपको इस स्क्रीन में याद रखनी है वो है इनकी मेंबरशिप फीस। मेंबरशिप फीस जो है वो कैप की गई है 10,000 रुपीज। मतलब जब भी सदस्य बनेंगे 10,000 रुपये की मेंबरशिप फीस होगी, ये ऐसा डायरेक्शन दिया है। वन टाइम फीस है। और हर साल एनुअल फीस 5,000 है। तो मेंबर फीस जो फी है वो 10,000 मैक्सिमम है, वन टाइम जो लगेगा जिस समय मेंबरशिप लेंगे। और हर साल जो है 5,000 जो है एनुअल फीस होगा। ये दोनों चीजें याद कर लीजिए। हायर स्केल में पूछा जा सकता है, क्लरिकल टू ऑफिसर में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन जो है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी नहीं है या है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। और मेंबरशिप फीस के लिए स्केल 1 से 2, 2 से 3 में पूछा जा सकता है कि मेंबरशिप फीस कितना है। 10,000 वन टाइम, एनुअल फी 5,000 एनुअली। अब आते हैं CICs टू मॉनिटर कंप्लायंस ऑफ स्पेसिफाइड यूजर एनुअली। जितने भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं वो जितने भी कंप्लायंस स्पेसिफाइड यूजर कौन होते हैं, उनके बैंक होंगे तो उनको मॉनिटर करेंगे, एनुअली मॉनिटर करेंगे। ये बात कही गई। स्पेसिफाइड यूजर जो है उन्हें यूजर कोड देते हैं जितने भी बैंक के। जब मान लीजिए आपकी 400 ब्रांचें होंगी तो 400 यूजर कोड देंगे, तो उनको मॉनिटर करेंगे एनुअली। ड्यू डिलीजेंस एंड ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर मेंबरशिप एग्रीमेंट जो है ये मास्टर डायरेक्शन में दिया गया है। एग्जाम के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको हिंट कर दूंगा। जैसे कि अभी तक के एग्जाम के दृष्टिकोण से 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई हैं। पहला नहीं, 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई एग्जाम के दृष्टिकोण से। पहला इंपॉर्टेंट तो हो गया कि CICs को लाइसेंस कौन प्रदान करता है, क्लरिकल का क्वेश्चन, RBI। कितने CICs हैं, दूसरा क्वेश्चन हो गया। सिविल हो गया, इक्विफैक्स हो गया, एक्सपीरियन हो गया और क्रीफाई मार्क्स। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन हो गया कि ये जो मास्टर डायरेक्शन है कब जारी किया गया, जनवरी 2025 में। चौथा क्वेश्चन ये हो गया कि जितने भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं या बैंक्स हैं उनको मेंबर बनना ही पड़ेगा, ये ऑल CICs का। तो उसके लिए मेंबरशिप फीस वन टाइम 10,000 है। ये चौथा क्वेश्चन। और पांचवा क्वेश्चन हो गया कि इनमें एनुअल फी कितना होगा, वो 5,000। तो ये इतने क्वेश्चन आपके बन गए। अब यहाँ पर देखिए क्रेडिट इंफॉर्मेशन की रिपोर्टिंग और इसका डिसमिनेशन या किस तरीके से उसको ये रिपोर्टिंग सिस्टम करेंगे या उसके बारे में ऑपरेट करेंगे, ये देख लीजिए। तो उसके लिए इन्होंने मास्टर डायरेक्शन में कहा है कि एक यूनिफॉर्म क्रेडिट रिपोर्टिंग फॉर्म प्रिस्क्राइब किया गया है जो सभी बैंकों के लिए समान है। क्योंकि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज में सभी बैंकों के बोरोवर्स के डिटेल्स आते हैं, तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि उनका एक फॉर्मेट कॉमन होगा, यूनिफॉर्म होगा। उस रिपोर्टिंग फॉर्मेट में आपको रिपोर्ट करनी है। जितने भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं मस्ट सबमिट क्रेडिट डाटा फोर्टनाइटली टू CIC। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके हालांकि सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, पहले के 3 ही पॉइंट तो इंपॉर्टेंट हैं। सवाल ये पूछा जा सकता है कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग करते हैं उनके लिए क्या फॉर्मेट दिया गया है। तो आपके लिए होगा यूनिफॉर्म क्रेडिट रिपोर्टिंग फॉर्मेट, UCRF। UCRF का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है यूनिफॉर्म क्रेडिट रिपोर्टिंग फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया गया है, सभी बैंक इसमें रिपोर्ट करेंगे। और जितने भी बैंक या क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं वो ये जो CIC कंपनीज हैं इनको रिपोर्ट फोर्टनाइटली देंगे, मतलब 15-15 दिनों में ये रिपोर्ट देंगे। फोर्टनाइटली क्रेडिट डाटा जो है CIC को सबमिट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा आपको। सवाल पूछा जा सकता है कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को सभी बैंक या क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस या वित्तीय संस्थान जो है कितने समय में क्रेडिट डाटा सबमिट करना होता है। तो फोर्टनाइटली आपका आंसर होगा, फोर्टनाइटली। अब आता है डाटा वैलिडेशन एंड रिजेक्शन रेक्टिफिकेशन विद इन 7 डेज। अगर मान लीजिए कोई डाटा रिजेक्शन है या कोई वैलिडेशन है तो उसको 7 डेज में कंफर्म करना है। जो भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है या बैंक है उनको 7 दिनों में रेक्टिफिकेशन करना है। मान लीजिए आपने कोई डाटा सबमिट किया और वो रिजेक्ट आ गया या वो वैलिडेट के लिए फिर से आपके पास आया, तो आपको 7 दिनों में उसको वैलिडेट करना ही होगा। इसको याद रख लीजिए। और चौथा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो मास्टर डायरेक्शन जारी किया भारतीय रिजर्व बैंक ने, उस डायरेक्शन में
एक ही महत्वपूर्ण जोर दिया गया है, और वो बात जो जोर देने का है वो है गुणवत्ता पे, डाटा क्वालिटी इंडेक्स पे वो ध्यान दिया गया है। तो आपको जो है ये डाटा क्वालिटी इंडेक्स जो है ये ध्यान रखना है, DQI। वैसे तो चार चीजें ध्यान दी गई हैं, एक तो डाटा क्वालिटी, दूसरा ट्रांसपेरेंसी, और कस्टमर प्रोटेक्शन। लेकिन इसके इंडेक्स को उन्होंने कहा है डाटा क्वालिटी इंडेक्स कंज्यूमर के लिए, ये उसका थीम है इस मास्टर डायरेक्शन का। और वो कंज्यूमर के लिए हो चाहे कॉमर्शियल हो या MFI हो, ये सेगमेंट के लिए सब जो है ये डाटा क्वालिटी इंडेक्स जो है इस पर जोर दिया है। मतलब जो भी डाटा आप सबमिट करेंगे CIC को, उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता अच्छी हो, है ना। उसके लिए उन्होंने CIC सेल भी बनाने के लिए कहा है, ताकि ब्रांचेस से डाटा अगर कोई बात आई तो वो डाटा सीधे सीधे CIC में नहीं चली जाएगी। अगर ब्रांच ने कहा कि ये लोन चुका दिया है तो उसको सीधे एक्सेप्ट नहीं करता, वो RO के क्रेडिट मॉनिटरिंग से कंफर्म कराएगा, फिर आपके हेड ऑफिस में आएगा और वहाँ वेरीफाई होके वो CIC में जाता है। तो अभी तक के जितने भी स्लाइड हैं उनमें इंपॉर्टेंट चीज़ें आप पढ़ते आ रहे हैं। पहला तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज जो है RBI लाइसेंस देता है, 2025 में मास्टर डायरेक्शन जनवरी में लागू किए गए। तीसरा कि जो भी बैंक्स हैं वो सारे बैंक्स जो हैं उनके मेंबर होंगे, जिसकी फीस 10,000 होगी और सालाना फीस 5,000 होगी। फिर उसके बाद जो भी बैंक्स हैं वो CIC कंपनीज को हर फोर्टनाइटली जो है डाटा सबमिट करेंगे। अगर कोई डाटा रिजेक्ट हो जाता है या कोई डाटा वैलिडेशन के लिए आता है तो 7 दिनों के अंदर वैलिडेट करना है। ध्यान रखना है कि डाटा क्वालिटी इंडेक्स जो है इनका अच्छा हो। डाटा क्वालिटी इंडेक्स के फॉर्मूले को उन्होंने जो है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दिया है। उसके लिए एक सिंगल फॉर्मेट, यूनिफॉर्म क्रेडिट रिपोर्टिंग फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया है सभी बैंकों के लिए। चार CSE कंपनीज हैं। एक होता है ट्रांस यूनियन सिविल, होता है इक्विफैक्स होता है, और आपका एक्सपीरियन होता है, और एक होता है क्रीप 5 मार्क्स। ये चारों चीज़ें कंपनी हैं। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। अगला स्लाइड भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल जो है आपके प्रमोशन एग्जाम में 0 से 1 में आता है, 1 से 2 में भी आता है, कि जो भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग है उसमें जो बोरोवर है या को बोरोवर है, गारंटर है, उनका क्रेडिट स्कोर का रेंज क्या होता है। तो ज्यादातर ये भी आया है सवाल कि रेंज क्या होता है। कई बार ये सवाल आया कि इसमें हाईएस्ट कितना हो सकता है, लोएस्ट कितना हो सकता है। तो जो भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग होगा उसमें रिपोर्टिंग कैसे निकालेंगे, सारे CICs बैंकों के साथ कनेक्ट हैं, वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को संग्रहित करके एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग लेके क्रेडिट स्कोर देते हैं जो 300 से 900 होना चाहिए। 300 से 900। एक और भी आता है जिसको -1 या नो क्रेडिट हिस्ट्री बोलते हैं, उसको -1 भी आता है। ये सवाल कम बार आया है, लेकिन एक आध बार वो सवाल भी आ गया है कि अगर किसी ग्राहक के क्रेडिट स्कोर में -1 आता है तो उसका मतलब क्या है, क्या क्या उसको लोन नहीं मिलेगा। नहीं, उसको भी लोन मिलेगा, लेकिन चूंकि वो उसका CIC जनरेट नहीं हो पाया क्योंकि उसने पहले कभी क्रेडिट लिया नहीं। तो ध्यान रखना है आपको, 300 से 900 जो है क्रेडिट स्कोर रहेगा। 1 फ्री फुल क्रेडिट रिपोर्ट पर ईयर टू द इंडिविजुअल। अगर कोई इंडिविजुअल क्रेडिट रिपोर्ट लेना चाहता है तो एक फ्री क्रेडिट रिपोर्ट मिलेगा, और उसके बाद की जो क्रेडिट रिपोर्ट निकालते हैं उसका चार्ज लगता है ₹100 प्लस GST। और तो ये आप ध्यान रखिए, एक साल में एक क्रेडिट रिपोर्ट वो फ्री असेस कर सकता है। अगर उससे ज़्यादा अगर करना है तो ₹100 प्लस GST लगता है। जो कि आप लोन देते हैं तो लोन देते समय भी जब क्रेडिट हिस्ट्री निकालते हैं तो बैंक उसको जो पे करती है, बैंक वसूलती भी है सर्विस चार्ज के माध्यम से। अगर कोई क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का एरर है तो उसको करेक्शन करना है, तो वो करेक्शन कैसे होगा। CIC नहीं करेगा, वो करेक्शन करवा के वो मतलब जो भी बैंक्स हैं वो कंफर्म करेंगे तब जाके करेक्शन होगा CIC में। तो करेक्शन ऑफ CIC रिपोर्ट टू बी डन बाई क्रेडिट इंस्टीट्यूशन एट सोर्स। तो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन क्या करेगा, जो गलती हो गई है या जो करेक्शन है उसको कंफर्म करते हुए रिक्वेस्ट करेगा, तब CIC करेगा, और CIC को
जो जब करता है तो एवरेज देखा गया 7 डेज में वो अपडेट हो जाता है। क्या होता है 7 डेज में? एग्जाम में क्वेश्चन आप खुद करके भी देख लीजिएगा, हमने तो कराया है, 7 डेज में अपडेट हो जाता है। तो यहाँ पर आपके मास्टर डायरेक्शन में भी देखो, पिछले स्लाइड में दिया है, डाटा वैलिडेशन रिजेक्शन रेक्टिफिकेशन विद इन 7 डेज दिया है ना। और जो नॉर्मली जो सबमिट करते हैं डाटा, वो फोर्टनाइटली करते हैं। तो यहाँ पर करेक्शन डाटा जो है वो बैंक करेगी। और जो भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस है, वो क्रेडिट रिपोर्ट जो है वो ऑब्टेन करना है, जो कि आप करते हो लोन अप्रेजल के पहले। उसका CIC रिपोर्ट या सिबिल स्कोर जो है आप लेते हैं। अगला देखिए यहाँ पर टेक्निकल वर्किंग ग्रुप। ये जो टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स हैं, ये इनका काम है कि जो रिपोर्टिंग हो रहा है, जो डाटा आ रहा है, उस पर रूट काज एनालिसिस करना, उनके रिव्यू करना उनके डाटा का, और उनके फॉर्मेट को चेक करना, ये एनुअली जो है ये टेक्निकल वर्किंग ग्रुप इसको बैठेगी। और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो भी डाटा आ रहे हैं, उनके डाटा क्वालिटी पे वो रिव्यू करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका उद्देश्य है कि डाटा क्वालिटी में गुणवत्ता हो, अच्छे डाटा आए, बैंकों से सही यूनिफॉर्मेट जो यूनिफॉर्म जो फॉर्मेट है उसी आधार पर रिपोर्टिंग फॉर्मेट में आए। तो इन सबको रिव्यू करने की जिम्मेदारी है टेक्निकल वर्किंग ग्रुप को दी गई है, जो CIC में से ही किसी को बैठा के किया होगा। उनमें कुछ बैंक के फाइनेंस के भी होंगे। इसमें रिप्रेजेंटेटिव किसके किसके होंगे देख लीजिए। ये जो टेक्निकल वर्किंग ग्रुप में बैंक्स के प्रतिनिधि होंगे, NBFCs के होंगे, हाउसिंग फाइनेंस के होंगे, ARC के होंगे, CIC के होंगे, IBA के होंगे, MFI होंगे, और साधन होंगे, है ना। तो यहाँ पर जो है आप आप सोचिए कि यहाँ इतने सारे मेंबर होंगे। और MFI का मतलब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जिसको बोलते हैं ना, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो MFI बोलते हैं। और ये कोई साथी जानेगा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस? जैसे हम लोग सेशंस करते हैं, तो एक एक चीज़ को मैं बताता हूँ, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है, पेमेंट बैंक्स क्या है, और NBFCs क्या है। कोई बता पाएगा MFI क्या करता है ना? कोई सर, अच्छे लाल जी, मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप तक? अच्छा लग रहा है आपको? जी सर, जी सर, नमस्ते सर, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छे सर। बढ़िया, समझ में आ रहा है आपको? जी सर, जी आ रहा है सर। बहुत बढ़िया। तो मैं MFI के बारे में थोड़ा सा, आप एक शब्द आ गया तो मैं बता देता हूँ। दरअसल जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है ना, ये एक क्रांतिकारी काम करते हैं, जो फाइनेंशियल मार्केट में ना मनी फ्लो इंडेक्स को जो है बढ़ा देते हैं। ठीक है। तो ये ऐसे संगठन होते हैं जे MFI, जो कि कम आय वाले या छोटे एकदम माइक्रो लेवल पर अगर कोई इंडस्ट्री कर मतलब एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है या कुछ काम करना चाहता है, छोटा ऋण लेना चाहता है, तो इनको वो प्रोवाइड करते हैं। इसलिए इनका जो रोल है बड़ा होता है MFI का। मतलब सीधा समझ लीजिए, इनका जो उद्देश्य होता है फाइनेंशियल जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उनको बढ़ावा देना, गरीबी को कम करना, और जो कम आय वाले लोग हैं उनको क्विक तरीके से लोन प्रदान करना, ये MFI का रोल है। तो यहाँ पर ये उनके मेंबर भी होंगे। साथ ही यहाँ पर CIC के भी मेंबर होंगे, और आपके जो IBA के होंगे, IBA के भी होंगे मेंबर। और इन लोग क्या करते हैं, वर्किंग जो ग्रुप हैं वो बैठ के रिव्यू करते हैं कि कैसा डाटा आ रहा है और कैसे कैसे इनका चीज हो सकता है। ओके, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर लिखा है स्टैंडिंग सब ग्रुप फॉर टेक्निकल इश्यूज एंड IT चैलेंजेस। तो ये जो ग्रुप है, इसमें एक स्टैंडिंग सब ग्रुप होता है, एक अलग से ग्रुप होगा जो IT रिलेटेड काम देखेगा। जैसे कि बैंकों में भी होता है, एक अलग से ग्रुप होता है जो IT रिलेटेड काम देखता है। और ये जो टेक्निकल वर्किंग ग्रुप है, मीटिंग साल में कम से कम एक बार बैठेंगे, और सब ग्रुप जो है हाफ ईयरली बैठेगा। तो यहाँ पर सिर्फ सिर्फ दो चीज़ें याद रख लीजिए इस स्क्रीन में, कि मास्टर डायरेक्शन के आधार पर कौन सा ग्रुप है जो डाटा फॉर्मेट को रिव्यू करता है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो वह है टेक्निकल वर्किंग ग्रुप, एनुअली रिव्यू करता है। एक स्टैंडिंग सब ग्रुप होता है जो IT रिलेटेड चैलेंजेस देखता है, वो हाफ ईयरली मीटिंग करता है। और ये जो टेक्निकल वर्किंग ग्रुप है ईयरली मीटिंग करता है।
अब आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए यहाँ पर क्या क्या चीजें लिखी गई हैं। ये मास्टर डायरेक्शन के जो पंच सूत्र हैं उनमें से है, क्योंकि उसका पहला सूत्र है समय पर रिपोर्टिंग की जाए। दूसरा सूत्र है क्वालिटी ठीक हो। तीसरा सूत्र है पारदर्शिता बरती जाए। चौथा सूत्र है कस्टमर सर्विस या कस्टमर प्रोटेक्शन हो। और पांचवा सूत्र है अगर कोई कस्टमर ने ग्रीवेंसेस रेज किया है तो समय पर उसको रिजॉल्व करिए। तो यहाँ पर जितने भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं वो मस्ट अलर्ट कस्टमर व्हेन CIR इज असेस्ड आर अपडेटेड। मतलब जितने भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं, जब भी उनका रिपोर्ट जनरेट होगा, सिबिल स्कोर जनरेट होगा, तो उसके एसेस या अपडेशन के बारे में कस्टमर को अलर्ट करेंगे SMS मेल के माध्यम से कि आपका सिविल स्कोर चेक किया गया। ये जो है वो SMS देंगे, ये आपका सिविल स्कोर अपडेट हो गया। जितने भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं वो नोडल ऑफिसर ग्रीवेंसेस के लिए नियुक्त करेंगे। और प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर जो आपके HO में बैठते हैं, या इसके लिए स्पेसिफिक नोडल ऑफिसर होंगे CIC के लिए, तो वो नोडल ऑफिसर अपॉइंट करेंगे। ऐसा RBI मास्टर डायरेक्शन में कहता है। और उसके रूट कॉज एनालिसिस कंप्लेंट के चेक करेंगे, जो हाफ ईयरली स्तर पर मैंडेटरी करना ही होगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, इस स्क्रीन में इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कस्टमर सर्विस और ग्रीवेंसेस रिडेशल के लिए पारदर्शिता बरती जाए, ग्राहक का जो प्रोटेक्शन हो, हितों की रक्षा हो। और अगर उसने कोई बात रखी तो उसको समय पर निदान हो जाए, बहुत जल्दी तुरंत निदान हो जाए। अगर नहीं हुआ तो कंपनसेशन की बात भी कही गई है। तो CICs मस्ट अलर्ट कस्टमर व्हेन CIR इज असेस अपडेटेड। तो ये तो हमने पढ़ा अभी कि जब भी कोई रिपोर्ट जारी होगा तो उसको मैसेज जाना चाहिए। फिर नोडल ऑफिसर नियुक्त होना चाहिए। फिर जो रूट कॉज एनालिसिस है हाफ ईयरली बेसिस पे होना चाहिए। अगर कोई डिले हुआ, क्या डिले हुआ, CIC रिपोर्ट अपडेट होने में डिले हुआ, या इनकरेक्ट डाटा दिया गया और उसको ठीक होने में डिले हो गया, तो डिले का मतलब क्या है, 30 दिन के अंदर कोई भी पेमेंट हिस्ट्री क्रेडिट का अपडेट हो जाना चाहिए। अगर डिले हुआ तो 100 रुपीज पर डे पेनल्टी लगेगी, ये याद रख लीजिए। वैसे आप लोग पेनल्टी की बात आती है तो 100 रुपीज में टिक लगा देते हैं, वो सही हो जाता है, ठीक है। लेकिन कंपनसेशन यहाँ पर याद रख लीजिए कि पहले ये मास्टर डायरेक्शन जारी होने से पहले ये 100 रुपये नहीं था। अभी 2025 में जब मास्टर डायरेक्शन दे दिया तो उन्होंने क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को जितने भी बैंक डाटा अपडेट करने भेजेंगे तो उनके लिए, आप यहाँ पर स्क्रीन पर नहीं लिखा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। उन्होंने एक काम कहा है कि बैंकों के पास 21 दिन का समय है। कितने दिन का, अच्छे लाल जी? हम्म। 21। हम्म। 21 दिन का समय है। और जो 9 दिन बचे हैं वो CIC के पास समय है। तो बैंक को चाहिए कि जब भी कोई क्रेडिट हिस्ट्री डाटा अपडेट करें तो 21 दिन के अंदर वो भेज दें, और 9 दिन का समय है इंफॉर्मेशन कंपनीज को, तो टोटल 30 दिन में उसका डाटा ठीक हो जाए। अगर नहीं हुआ, डिले होता है, तो 100 रुपीज पर डे के हिसाब से पेनल्टी ली जाएगी। आपको याद रखना है 100 रुपीज। और इसका जो डेट, कितने दिन में ठीक करना है डाटा, 30 डेज। अब ये तो सामान्य क्लरिकल टू ऑफिसर में अच्छे लाल जी जान गए कि अगर 30 दिन से ऊपर डिले होता है तो 100 रुपीज चार्ज, ये क्वेश्चन आ जाएगा कंपनसेशन के आधार पर क्लरिकल टू ऑफिसर में, है ना, ऑफिस असिस्टेंट टू ऑफिसर में। लेकिन अगर हायर स्किल की बात आती है, 1 से 2, 2 से 3, तो पूछ सकता है कि इनमें जो 30 दिन का समय है, इनमें बैंक के लिए कितना समय है। बैंक के लिए 21 दिन का समय है। और CIC के लिए कितना समय है, 9 दिन का समय है अपडेट करने के लिए, ठीक है। मतलब बैंक किसी भी हालत में 21 दिन में पहुंचा दे, CIC किसी भी तरीके से 9 दिन में पहुंचा दे। ये 30 दिन के अंदर अगर डाटा करेक्ट नहीं हुआ, सिविल रिपोर्ट क्रेडिट रिपोर्ट ठीक नहीं हुआ, तो 100 रुपीज पर डे डिले कंपनसेशन देना है। मतलब अगर आज किसी ने पेमेंट हिस्ट्री जमा किया 1 लाख रुपए, तो आज हो गया तारीख 20, अगले 19 तारीख तक 30 दिन हो गया, तो 20 तारीख को उसके सिविल में रिपोर्ट हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ, 1 दिन का डिले हुआ, तो आप समझ लो कि 20 अक्टूबर को नहीं हुआ, 21 अक्टूबर को हुआ, तो 1 दिन का 100 रुपये। 21 अक्टूबर के बाद दिन गिनते जाइए। हमारे एक जो तो है, सर ये अगर हाँ हाँ बोलिए। पेनाल्टी बैंक देगा या CIC?
ये जो पेनल्टी पेनल्टी तो कभी भी बैंक नहीं देती है। ये क्या होता है, ये पेनल्टी जो होती है जब भी, तो उसमें स्टाफ अकाउंटेबिलिटी की जाती है। अब इसमें देखा जाएगा कि जो डिले किसने करा, बैंक ने करा क्या? बैंक ने इंफॉर्मेशन पुश नहीं किया, तो बैंक भरेगा। अगर सीआईसी ने किया है तो सीआईसी भरेगा। तो वो आप अकाउंटेबिलिटी चेक करेंगे। और ज़्यादातर केसेस में सीआईसी की गलती नहीं होती है, बैंक्स का ही फॉल्स होता है। कुछ टेक्निकल फॉल्स होगा, या डाटा जो बकेट में डाटा भेजते हैं वो उसमें गड़बड़ी होगी। तो आप देखिएगा भी, किसी की भी सीआईसी कैसे गड़बड़ होता है। उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए किसी का आधार कार्ड किसी दूसरे के साथ लिंक हो गया, पुराने जमाने का खाता था, तो उसकी रिपोर्टिंग गलत हो जाएगी। किसी में वो गारंटी नहीं लिया था लेकिन वो लिंक हो गया, तो उसको सीआईसी खराब हो गया, और जिसको लिया था लोन एनपीए हो गया। तो इसमें आपकी गलती है, आपको उसका पनिशमेंट या कंपनसेशन देना पड़ेगा। और जब भी पेनल्टी की बात आती है, तो हमारे साथी ने जो सवाल पूछा कि बैंक देगी, बैंक कभी पेनल्टी पे नहीं करती। कौन करता है? अच्छे लाल जी। हमारे अच्छे लाल जी करते हैं। अच्छे लाल जी क्यों करते हैं? क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं। पेनल्टी तो इयरिंग ऑफिसर ऑफिशियल या जिसने भी गलती करी वो पे करेगा। अगर कोई ग्राहक का कंप्लेंट है, तो उसको कैसे डील करना है? तो अगर कोई कस्टमर का कंप्लेंट है, तो आपका जो इंटरनल ग्रीवेंसेस रिडेशल मैकेनिज्म है, तो इसको जो, अगर कोई कंप्लेन करता है तो उसको 21 दिन में रिजॉल्व करना है। कितने दिन में? 21 दिन में, क्योंकि बैंक के पास 21 दिन का समय है। तो अगर कोई शिकायत किया तो 21 दिन में रिजॉल्व कर देना है और सीआईसी को दे देना है। हालांकि पॉलिसी में ये कहा गया है कि 21 दिन में रिजॉल्व ही कर दो, है ना। लेकिन 21 दिन को आप मान के चलो, तो 21 दिन में रिजॉल्व करना है। 9 दिन सीआईसी के पास है, 30 दिन। और अगर कंप्लेंट अगर किया है और आप रिजेक्ट कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि इंटरनल ओम्बुड्समैन के पास वेटिंग के लिए होना चाहिए। सपोज किसी ग्राहक ने दावा किया कि सर मेरा सिविल रिपोर्ट तो ये होना चाहिए, आपने आपकी वजह से गलत हो गया, और हम रिकॉर्ड चेक किए तो हमारे रिकॉर्ड से ठीक है, तो हम उसके क्लेम को रिजेक्ट करेंगे। तो वो कहते हैं कि अगर आप रिजोल्यूशन नहीं दे रहे हो, तो रिजेक्ट कर रहे हो, या जवाब दे भी रहे हो, तो वो जवाब जो है इंटरनल ओम्बुड्समैन से वेटिंग होना चाहिए, उससे सत्यापित होना चाहिए कि आपकी कार्रवाई सही है। उसको कोई लिखने वाला हो इंटरनल ओम्बुड्समैन, तो लिख देगा। ठीक है। अब इंटरनल ओम्बुड्समैन चूंकि इंडिपेंडेंट बॉडी है, दूसरे बैंक के जीएम आके बैठते हैं वहां पर, है ना। तो वो ग्राहक पारदर्शी तरीके से देखते हैं। फिर उसके बाद आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओम्बुड्समैन, क्योंकि 30 दिन का समय दिया, आप ठीक नहीं कर पाए तो रिजर्व बैंक में जाएगा। और जब रिजर्व बैंक में जाता है तो बहुत गंभीरता से लेते हैं इस सीआईसी स्कोर में, क्योंकि देखो किसी के आत्मसम्मान की बात है, किसी के पर्सनल इंफॉर्मेशन को आपको कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए था, सही रखना चाहिए था, डाटा क्वालिटी सही रखना था, आप नहीं रखे, तो कितनी बड़ी बात है। देखो मानहानि का बात है ना अच्छे लाल जी। अगर हम अच्छे लाल जी को, अच्छे लाल जी मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी सर जी, बहुत अच्छे सारे। अगर मान लीजिए कोई बोल दिया कि सोचो आप डिफॉल्टर हो, अब वो डिफॉल्टर नहीं है, तो कितना अपमान की बात है, सोचो 4 लोगों के पास, है ना। है ना, है कि नहीं अच्छे लाल जी? तो इसीलिए जी इसको सर जी जी। गंभीरता से लिया जाना चाहिए, है ना। क्योंकि उसके आत्मसम्मान की बात आ गई, हमारी गलती की वजह से या किसी भी सिस्टम की गलती की वजह से। चलिए, तो अगला है कि बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस, मतलब यहाँ पर आपको तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में उन्होंने गाइडेंस दिया, बहुत लंबा चौड़ा गाइडेंस दिया है। मैंने तो शॉर्ट्स में आपको बातों बातों में बता ही रहा हूँ गाइडेंस का, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मैंने आपको बताई है। तो जितने भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं या बैंक्स हैं, ईआरसी हैं, उनको अच्छे अच्छे प्रैक्टिसेस जो है अडॉप्ट करना है। रिपोर्टिंग जो है और कंप्लायंस जो है उसका पालन करना है। जितने भी सीआईसीज हैं, वो अपने वेबसाइट में जितने भी कंप्लेंट आए, वो कंप्लेंट का रिजोल्यूशन उन्होंने किया उसको पब्लिश करना है या वेबसाइट में डालना है। और सभी बैंकों को बोर्ड अप्रूव जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क है वो बनाना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई कस्टमर है उसके हितों की रक्षा हो, वो ये जो मैंने अभी बात करी, क्योंकि कितनी गंभीर बात है। अगर किसी का क्रेडिट हिस्ट्री गलत हो जाएगा तो उसको कितना अपमानित होगा। हो सकता है नोटिस पहुंच जाए उसके पास, हो सकता है कोर्ट का ऑर्डर पहुंच जाए, लीगल टीम पहुंच जाए, कितना सोचो। कई लोग तो डर के मारे दहशत में मतलब सुसाइड कर लेगा भी, इतना मतलब टेंशन में आ जाएगा कि मैं, मेरा लोन कैसे खराब हो गया।
तो इसीलिए बेस्ट प्रैक्टिसेस इसमें यूज़ किया जाए, रिपोर्टिंग की दुरुस्त की जाए, प्रॉपर तरीके से क्वालिटी इंडेक्स कोरम को पूरा करते हुए किया जाए, ये सुनिश्चित करना है। अब आता है हमने काफ़ी चीज़ें यहाँ पढ़ी हैं। अब फाइनल जो है आपको ये देखना है कि अगर कोई यहाँ पर मिस्टेक होता है तो वहाँ पर फाइनल जो डिसीजन होगा वो आरबीआई का होगा, और आरबीआई जो भी इंटरप्रिटेशन देगा या जो भी अपना जवाब देगा या निर्णय देगा वो सबको बाइंडिंग होगा, मान्य होगा। ये बात कही गई है कि अगर कोई चीज़ें जाएंगी तो अप्रूवल्स वगैरह सारे जो डायरेक्शंस हैं इससे रिलेटेड जो इंटरप्रिटेशन है फाइनल बाइंडिंग होगा। अगर कोई वायलेशन होता है तो वहाँ पर पेनल एक्शन लिया जा सकता है, CICRA एक्ट 2005 के तहत। ये पेनल एक्शंस जो है या तो अमाउंट में भी होता है, और पेनल एक्शंस जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह में भी होंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इसमें चीज़ों को समझ पाए होंगे। बहुत ही पढ़ के काफी समय निकाल के शॉर्ट में आपको बताया गया, और एग्जाम में पूछे जाने वाले सारे चीजें इसमें शामिल किए गए हैं, और यकीन मानिए इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। हालांकि ये जो है 56-57 पन्ने का मास्टर डायरेक्शन है, इसको हमने सरल तरीके से आपको समझा दिया है बातों बातों में। अब उनमें से कुछ सवाल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और इस सवाल या इसमें अगर कोई आपको डाउट हो रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं, तो हम लोग उसको भी ले लेंगे। अगर कोई पूछना चाहेगा तो पूछ सकता है, अगर कोई चीज़ आपको सवाल मन में होता है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे अभी साथी जो जुड़े हैं हो सकता है डायरेक्ट क्रेडिट डील न कर रहे होंगे। तो कोई सवाल है किसी के मन में तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम आगे सवालों पे चलते हैं। हालांकि सर मैं ये CICRA क्या है? CICRA CI इसको बोलते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग कंपनीज एक्ट 2005, है ना। ये है CIR का मतलब क्या होता है, क्रेडिट क्रेडिट। इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग, ठीक है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग। और यहाँ पर जो है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005 है। आप लोग लिख लीजिए, एक बार इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005, ठीक है। तो ये रेगुलेशन के सर। तहत CIC हेलो। आर ए, ये गलती लिख गया है क्या यहाँ पर, गलत लिख दिया पीपीटी में ना। पीपीटी में सर। गलत लिख गया होगा, आप उसको सुधार लीजिए। उसमें ये लिख लीजिए CIC, उसका होगा CICRA, मतलब क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005। यस, कोई सवाल पूछ रहे हैं? हाँ संजय जी बताइए। जी जी। जी सर 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 सिविल और क्रिप में क्या डिफरेंस रहता है? एक कंपनी है, जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक और बिहार ग्रामीण बैंक में क्या डिफरेंस है, आप बताइए। दोनों वही काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन किसी किसी सर किसी किसी की रिपोर्ट जो है अगर -1 आती है तो उसके लिए हम हमसे बोला जाता है कि आप क्रिप पहले इसकी निकाल लीजिए, क्रिप में फिर स्कोर आ जाता है। ऐसा क्यों हाँ, है? तो वो इरेगुलेटरी है, इसी को तो ठीक करने के लिए मास्टर डायरेक्शन जारी किया है भाई। ये रिपोर्टिंग जो डिस्क्रिपेंसीज है या कोई मिसमैच है, इसी को दुरुस्त करने के लिए वो क्वालिटी की बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति का सिविल 980 है और उसी व्यक्ति का क्रिप 5 मार्क्स निकालने जाता है तो 655 आ रहा है, तो ये डिस्क्रिपेंसीज है। मतलब आप उस क्रेडिट इंस्टीट्यूशन ने सिविल को तो डाटा भेज दिया, लेकिन इधर क्रिप को नहीं भेजा। ये इंटरनल पार्ट है, बराबर, उसकी वजह से वो। क्रिप क्रिप एक अलग अलग इंस्टीट्यूट है क्रिप। हाँ, देखिए क्रिप क्या है, जी। भारतीय रिजर्व बैंक ने चार संगठन, चार ऑर्गेनाइजेशन या चार कंपनीज को लाइसेंस दिया है। एक दिया है सिविल, एक दिया है क्री 5 मार्क्स को, एक दिया है इक्विफैक्स को, एक है एक्सपीरियन। तो ये कंपनीज हैं, चार कंपनी हैं, और चार कंपनी का काम क्या है, बैंकों से डाटा इकट्ठा करना, और वो इकट्ठा करके अपने पास सुरक्षित रखना। फिर जब भी उसका उपयोग किया जाएगा यूजर के द्वारा, तो वो डाटा जो है आपको प्रोवाइड कराना, ये जो है वो देता है ना। तो एक साथी का और, हाँ जी, क्या बोल रहे हैं?
हैं? एक बार। नहीं, आवाज नहीं आ रही है आपकी। क्या बोल रहे हैं? अच्छा, एक जने पूछ रहे हैं क्या साधन क्या है, बोल रहे हैं साधन है कुछ। रिकमेंड चैट बॉक्स में देखा क्या लिखा है, स्कोर बता दीजिए। चार्ज पे कौन करेगा, साधन क्या है? अच्छा, संजू जी पूछ रहे हैं साधन। साधन एक्चुअल में ना एक कम्युनिटी, मतलब एसोसिएशन है। मतलब वो एसोसिएशन है, इसको बोलते हैं साधन को। एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्या है कि जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ना, उनमें एक उनका एक एसोसिएशन है, उसको साधन बोलते हैं, ठीक है। साधन। तो आप सोचो, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, वो मिल गए और उन्होंने कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए एक एसोसिएशन बना दिया, है ना। एसोसिएशन बना दिया, उसको साधन बोलते हैं। ताकि वो जो इन लोग क्या करते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक दूसरे को मदद करें, और उनको छोटे जो गरीब लोगों को, हाउस होल्ड लोगों को इनकम को मदद करें। तो छोटे छोटे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक एसोसिएशन है, तो इसको साधन बोलते हैं। SADHAN, इसका फुल फॉर्म तो अभी मेरे को यहाँ पर है नहीं, लेकिन फुल फॉर्म होता नहीं है शायद इसका। लेकिन इसका मतलब ये समझ लीजिए, एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। इनका काम ही यही होता है कि ये एक नेशनल एसोसिएशन के तौर पर एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। हालांकि इसको रिजर्व बैंक अपॉइंट करता है मॉनिटर और रेगुलेट करने के लिए। किसको रेगुलेट करने के लिए? जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है ना, उनको रेगुलेट करने के लिए करता है। उसके मेंबर बनाता है, जितने भी माइक्रो फाइनेंस हैं और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, इनको सब मेंबरशिप बनाता है और इनका इस्तेमाल करता है कि जो छोटे आय वाले ग्रुप हैं उनको सही तरीके से लोन मिल पाए। और क्या सवाल पूछा एक साथी ने? हाँ, माइक ऑन किया था आपने, कुछ पूछे किसी ने? प्रवेश जी हैं? प्रवेश कि जी, सर जैसे आपने, सिविल का प्रवेश जी स्कूल। आपने स्कूल में प्रवेश कर गए अब तो, है? आपको जी तो हाँ सर। गिफ्ट देना पड़ेगा, तो फोटो खींच के, है ना, जैसे सर जैसे सिविल का कम से कम स्कोर 675 होता है, वैसे हाँ एक्सपीरियंस और एक्यूटेक्स और क्रिफ का भी होता होगा ना मिनिमम। हाँ, होता है ना। तो यहाँ पर क्या है, मिनिमम स्कोर जो होता है वो, जैसे सिविल का मिनिमम स्कोर कितना होना चाहिए, कोई हमारे होनहार साथी 675। छः है? सौ पचहत्तर मिनिमम छः स्कोर सौ पचहत्तर 700 होना चाहिए, है ना। और बाकी पॉलिसी वाइज अलग अलग होता है। जब आपके जो बोर्ड अप्रूव पॉलिसी होते हैं ना, उनमें पॉलिसी वाइज जो है वो अलग होता है। और जैसे आपका एग्रीकल्चर में है, एग्रीकल्चर में कितना होना चाहिए? 650। सर। 650 में भी कर देते हैं, ठीक है। तो मिनिमम CIC स्कोर रखने के लिए अगर हम देखेंगे, एक तो रेंज होता है 300 to 900। अभी हमारे नहीं। साथी ने सवाल पूछा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। हैं प्रवेश जी, मेरी बात सुन रहे हैं आप? जी बिल्कुल सुन रहे सर। ठीक है, तो मैं आपकी बात बता दे रहा हूँ, फिर हम लोग पॉलिसी की बात भी बताऊंगा। तो इसका रेंज होता है 300 to 900। एक आप जो बात कही आपने, वो है -1, ठीक। -1 का मतलब ये हुआ कि उसने कभी पहले लोन नहीं लिया, ठीक है, इसलिए -1 आया। और ये जिम्मा जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रूव किया है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के तौर पर। चार हैं: सिबिल, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स और क्रीफाई मार्क्स। और इनका एक डिफरेंट स्कोरिंग मॉडल होता है। और सिबिल जो स्कोर है, जैसे सिबिल का रेंज होता है 300 to 900, ठीक है। क्री 5 मार्क्स का भी रेंज होता है 300 to 900। सबका 300 to 900 सबका मार्किंग होगा। लेकिन उसमें जो रेंज होता है, जैसे सिबिल का है, सिबिल का एक्सीलेंट अगर मानेंगे ना, तो 750 से ऊपर है तो एक्सीलेंट कैटेगरी में माना जाता है। हेलो, समझ रहे हैं? जी जी। आप 750 सिबिल और बजाज फाइनेंस में जाइए तो सटाक से 3 मिनट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। तो क्योंकि ये उसमें ये डायरेक्शंस जो आते हैं, 750 से ऊपर है तो उसको प्रिफरेबल माना जाता है, एक्सीलेंट माना जाता है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि 700, ये स्टैंडर्ड बैंकों ने रख दिया कि सिविल स्कोर कम से कम 700 चाहिए। 750 एक्सीलेंट है ना। फिर उसके बाद उन्होंने, हम मैं इसके बारे में जिक्र इस सेशन में इसलिए नहीं किया क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अलग अलग लोन्स के अलग अलग सिविल स्कोर हैं। आप सोचिए, हाउसिंग लोन के लिए जाएंगे तो सिविल स्कोर
अलग है ना। 650 से भी स्टार्ट कर लेता है। अकॉर्डिंग टू सर्कुलर होता है। हाँ, अकॉर्डिंग टू सर्कुलर। फिर अगर एग्रीकल्चर में जाएंगे तो सिविल स्कोर अलग है, लेकिन फिर भी मोटा मोटा मैं आपको समझा दे रहा हूँ, 300 to 900 जो है वो सिविल का स्कोर होता है। 650 से ऊपर लोन बैंक देती है। 700 एक जो है एक ट्रेडमार्क है, उसका एक स्टैंडर्ड मार्क है। 750 को एक्सेलेंट माना जाता है ये सिविल में। फिर ये आते हैं क्या हाई मार्क्स जो स्कोर होता है, इसमें जो है गुड स्कोर बोलेंगे तो 650 से 800 गुड स्कोर है। और एक्सीलेंट तो 750 से ऊपर है तो उसको एक्सीलेंट मानता है। मतलब 650 से 750 गुड स्कोर है, 750 से ऊपर जो है एक्सीलेंट है। ठीक। और लोन के लिए प्री 5 मार्क्स में भी जनरली 700 रखा जाता है, लेकिन गुड स्कोर 650 से 750, 750 से ऊपर एक्सीलेंट, और लोन लेने के लिए कम से कम 700 हम लोग करते हैं। अभी बहुत सारी अच्छी चीजें अभी बची हैं, क्वेश्चन में आपके काम आ जाएगा, लेकिन एक साथी ने सवाल पूछा तो इसलिए बता रहा हूँ। फिर आता है एक्सपीरियन। एक्सपीरियन में क्या है, 300 to 900 रहेगा ही रहेगा, लेकिन 700 यहाँ भी लोन्स के लिए एक स्टैंडर्ड रेट है। और यहाँ भी गुड स्कोर 650 से 750 है, और 750 से ऊपर एक्सीलेंट है। और 800 से 850 है तो और परफेक्ट क्रेडिट रिकॉर्ड बोलते हैं, एक्सीलेंट या सुपर एक्सीलेंट बोलते हैं। और इक्विफैक्स जो है, इक्विफैक्स में लोन के लिए 650 से भी स्टार्ट कर देते हैं, और उसके लिए गुड स्कोर है 670 से 740। और 800 या 850, 800 से 850 है तो एक्सीलेंट स्कोर माना जाता है। वैसे नॉर्मली 300 to 900 होता है। तो किसी भी लोन अप्रूवल जब करते हैं तो मेजर फैक्टर होता है सीआईसी रिपोर्ट, क्योंकि वो सीआईसी रिपोर्ट आपको ये निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाता है कि इसको लोन दूं कि नहीं दूं, क्योंकि वो 25 जगह पहले लोन लिया है, उसको कैसे कैसे चुकाया है। तो अगर 750 है मतलब अरे वाह, लोन लिया, समय पे चुकाया, समय से पहले चुका दिया। ये एक मेजर पार्ट होता है। फिर आप तो जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, उसका मंथली इनकम भी देखता है, फिर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री भी, स्टेबिलिटी भी, प्रोजेक्ट भी, उसके रिपेमेंट कैपेसिटी भी। और तो और हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं अप्रेजल के समय, लेकिन बड़ी चीज़ें देखते हैं वो सीआईसी रिपोर्ट। चलिए, आपका और क्लियर हो जाएगा। एक अच्छा सेशन और भी रात को है अभी थोड़ी देर में, तो अभी कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, फिर हम लोग जी सर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए सारे कवरेज हो चुके हैं, क्योंकि हमारे प्रवेश जी आ गए ना, तो बढ़िया सीखेंगे वो, है ना। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, द आरबीआई मास्टर डायरेक्शन ऑन सीआईसी 2025 वेयर इशूड अंडर विच एक्ट। आरबीआई का जो मास्टर डायरेक्शन है सीआईसी 2025, ये कौन से एक्ट के तहत जो है जारी किया गया है। वो मैं पहले में पीपीटी में गलत लिखा था, CIRCA लिखा था, वो गलत है, CICRA है, तो उसको सुधार लीजिएगा। CICRA का एक साथी ने अभी फुल फॉर्म पूछा, मैं बता दूं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट है। मैं रिपोर्टिंग बोल दिया था, उसको सुधार लीजिए। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005 के तहत ये रेगुलेट होते हैं, तो बी इसका आंसर है, जैसे हमारे साथी बता रहे हैं। अगला सवाल है, द डायरेक्शंस आर एप्लीकेबल टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। जो डायरेक्शन है वो कहाँ पर लागू होगा, सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर लागू होगा। ऑल बैंक्स, NBFCs, HFCs, ARCs, CICs, है ना, AIFIs, ऑल फाइनेंशियल, जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं AIFIs को। और एक साधन जो हम बोल रहे हैं, साधन हमारे साथी पूछ रहे थे, साधन का मतलब जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उनका कम्युनिटी डेवलपमेंट का ग्रुप है, एसोसिएशन है, उसको साधन बोलते हैं। उनका काम ही है वो कि जो माइक्रो फाइनेंस है उनको निगरानी रखे, और ये आरबीआई उनको काम दिया है। चलिए, अगला सवाल है, व्हाट इज द मैक्सिमम वन टाइम मेंबरशिप फी चार्ज बाय सीआईसी फ्रॉम सीआई। सीआईसी का मतलब हो गया क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, सीआई का मतलब होता है क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, मतलब बैंक्स हो गए, ये सारे जितने हम लंबे पढ़े उनको क्रेडिट इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। कितना फी लगता है एक समय में, बताइए तो। एक समय में फी लगता है 10,000, है ना, तो 10,000 फी लगता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, द एनुअल फी चार्ज बाय द सीआईसी फ्रॉम सीआई सेल नॉट एक्सीड। जो भी सीआईसी हैं वो कितना रुपए एनुअली पे करेंगे, मतलब बैंक कितना पे करेंगे सीआईसी को एनुअली, वो है, हमारे साथी बता रहे हैं 5,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वन टाइम जो फीस है वो 10,000 है। अगला सवाल देखिए, हाउ फ्रिक्वेंटली मस्ट
क्रेडिट इंस्टीट्यूशन सबमिट क्रेडिट डाटा टू सीआईसी। जो भी और बैंक्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो फोर्टनाइटली। कंपनी को किस फ्रीक्वेंसी में डाटा सबमिट करते हैं। तो जो भी डाटा सबमिट करेंगे वो फोर्टनाइटली करेंगे। ये सवाल आप जो है एक सेशन पढ़ने के बाद आपको सारी चीजें याद हो गई। देखिए तो एकदम ताबड़तोड़ आप आंसर दे रहे हैं। विद इन हाउ मेनी डेज मस्ट सीआईसी रेक्टिफाई एंड रीसबमिट रिजेक्टेड डाटा टू सीआईसी। अगर कोई डाटा रिजेक्ट हुआ या कोई डाटा वेरीफाई करने के लिए आया तो कितने दिनों में डाटा सबमिट कर देनी चाहिए बैंकों को। सीआईसी को कितने दिनों में कर देनी चाहिए। 7 दिनों में कर देनी चाहिए। 7 दिनों में, है ना। कितने दिनों में कर देनी चाहिए। 7 दिनों में कर देनी चाहिए। तो ये बढ़िया है। 7 दिनों में कर देनी चाहिए और फोर्टनाइटली डाटा सबमिट करते हैं। Which index is introduced to monitor the quality of credit data submission? भारतीय रिजर्व बैंक ने मास्टर डायरेक्शन में कौन से इंडेक्स को लागू किया है, इंट्रोड्यूस किया है। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है डाटा क्वालिटी इंडेक्स को, कि डाटा क्वालिटी पे जोर दिया है, सही क्वालिटी आए, है ना। तो डाटा क्वालिटी इंडेक्स को जोर दिया है कंज्यूमर का या जो भी कस्टमर का डाटा क्वालिटी इंडेक्स जो है उसको मॉनिटर करने के लिए उन्होंने टेक्निकल वर्किंग ग्रुप भी रखा है कि जो डाटा आ रहा है उस पर ध्यान रखो, रिव्यू करो। क्रेडिट स्कोर प्रोवाइडेड बाय सीआईसी मस्ट बी कैलिब्रेटेड विद इन विच रेंज। ये सवाल तो पूछा जाता है कि जो क्रेडिट स्कोर है वो कौन से रेंज में आता है। तो आप सभी होनहार साथी जो है दीपिका कुमारी जी ने देखी है, दीपक जला दिया उन्होंने। अच्छा लगता है पढ़ना आपको। कोई भी साथी बोलते नहीं है आप लोग। रात को जी पढ़ना सर, अच्छा बहुत लगता है। अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। अभी आपको ना जी एक सर, बहुत अच्छा। सरल तरीके से हमारे ना छोटे भाई अनुराग भी पढ़ा देगा। अगर आप लोग थोड़ा जगे रहोगे ना थोड़ी देर तो बढ़िया पढ़ा देगा। वो एक छोटा सा पीएम स्वनिधि स्कीम है ना, जहां भी पीएम साहब का नाम है ना एकदम आपको उसको पढ़ना ही पढ़ना है ना। ठीक है। तो वो एग्जामिनेशन को जो है ना वो सुनिश्चित करता है। तो जितने भी स्कीम्स हम लोग पीएम से रिलेटेड पढ़ा रहे हैं उसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़िए, चाहे रात हो जाए दिन हो जाए पढ़ते रहिए। तो यहाँ पर जो है क्रेडिट स्कोर का रेंज होता है 300 to 900। ये सभी सीआईसीज के लिए होता है। फिर उसके बाद जो 700 एक स्टैंडर्ड रेट है। 650 तक एक्सेप्ट करते हैं। 650 to 750 गुड स्कोर है। 750 से ऊपर एक्सीलेंट स्कोर होता है। ये आप जो है जान गए आज के इस क्वेश्चन के माध्यम से। हाउ मेनी फ्री क्रेडिट रिपोर्ट्स पर ईयर मस्ट सीआईसी प्रोवाइड टू इंडिविजुअल। जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनको एक कितने रिपोर्ट्स जो हैं एक साल में फ्री मिलते हैं। केवल केवल एक रिपोर्ट फ्री मिलेंगे। उसके बाद चार्जेबल होगा। हम लोग भी जब सीआईसी रिपोर्ट निकालते हैं तो हम चार्ज करते हैं। और बैंक से जब कोई लोन लेता है तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पर भी हम सीआईसी स्कोर निकालते हैं। उदाहरण के तौर पर लोन सैंक्शन होने से पहले निकालते हैं। क्यों निकालते हैं कि हम निर्णय ले पाएं कि इसको सैंक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे। फिर एक डिसबर्समेंट करने से पहले भी निकालते हैं कि ऐसा तो नहीं कि ये पहले से कहीं उसी डाउनलोड करो, प्रोजेक्ट। करे गुरु। हाँ। डाउनलोड करा, खुद करा। हाँ। तो अब क्या है कि कहीं दूसरी जगह से लोन ले तो नहीं लिया। फिर एक जगह जब एनपीए वगैरह हो जाता है ना तब भी हम सीआईसी रिपोर्ट निकालते हैं कि उसका सीआईसी रिपोर्ट में एनपीए हुआ है कि नहीं हुआ है, सब चीज़ें ना। तो वो हम किसी विस्तार से किसी क्लास में हम बताएंगे कैसे करना है। लेकिन एक जब भी सीआईसी रिपोर्ट निकालते हैं तो हम उसका चार्ज भी 100+ जीएसटी जो है हम लोग बरोबर से लेते हैं। विच बॉडी इज मैंडेटेड टू रिव्यू डाटा फॉर्मेट एनुअली। कौन सा बॉडी जो है वो उसको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी डाटा रिपोर्टिंग के लिए आ रहे हैं फॉर्मेट उनको चेक करे, उनका रूट कॉज एनालिसिस देखे, उनके क्वालिटी को चेक करे। इसके लिए उन्होंने टेक्निकल वर्किंग ग्रुप को काम दिया है। टेक्निकल वर्किंग ग्रुप में बहुत सारे बैंकों के साथी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ग्रुप में रहते हैं। वो सारा रिव्यू करते हैं। ये एनुअली बैठते हैं। और एक सब कमेटी होता है जो आईटी रिलेटेड देखता है, वो हाफ ईयरली बैठता है। वो टेक्नोलॉजी और कोई चैलेंजेस वगैरह को देखते हैं। कंपनसेशन फॉर डिलेड इन रेक्टिफिकेशन बियॉन्ड 30 डेज। अगर कोई भी रेक्टिफिकेशन 30 डेज से बियॉन्ड हो जाता है, डिले हो जाता है, तो वहां पर एक कंपनसेशन की राशि डिलेड पीरियड के लिए दिया गया है। हमारे होनहार साथी सब जरा बताइए कितने रुपए डिले पीरियड के लिए लगता है। 100 रुपीज सर। 100 रुपीज 100 रुपये। पर। इसके लिए उन्होंने क्या कहा है कि बैंकों के पास 21 दिन का समय है।
21 दिन के अंदर डाटा सीआईसी को दे देने चाहिए। सीआईसी के पास 9 दिन का समय है कि डाटा सही करके रिपोर्ट सही तैयार करे और उसका क्रेडिट स्कोर सही दे। अगर इसमें डिले हुआ तो डिलेड पीरियड का कंपनसेशन आप पे करिए। ये इंट्रोड्यूस हुआ है इस मास्टर डायरेक्शन में, जो पहले नहीं था। CICs must ingest credit information data into their system within। तो जो भी CICs हैं वो क्रेडिट इंफॉर्मेशन डाटा उनके सिस्टम्स में कितने दिनों में सब चीज़ को अपडेट कर देंगे, सेट कर देंगे, ये बात कही गई है। तो उनके लिए एक टाइम दिया गया है, 7 डेज, सॉरी 5 डेज है ना। वो क्या है, 5 डेज के अंदर जो है इसको ठीक करना है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन को। ये जो है एक बार इसको मैं रीचेक कर लूंगा 7 डेज है कि 5 डेज है। मैं भी थोड़ा इसमें हो गया सर इसको मैं। 7 डेज है, 7 डेज है। सर 7 बताया 7 डेज आपने है भी। सर। 7 7 डेज है बताया। सर। तो ठीक है, सेवन जी डेज सर। है, क्योंकि यहाँ पर 9 डेज हमने दे के रखा था, 7 डेज। देखिए इसमें क्या होता है, मस्ट मतलब जो भी इंफॉर्मेशन बैंकों के द्वारा डाटा सीआईसी को दोगे, तो मैंने शायद सेशन में बताया होगा, अभी याद नहीं आ रहा है मेरे को, 7 डेज बताया था ना, 7 डेज बताया जी था। सर, 7 डेज है। 7 डेज। तो वहां पर 7 डेज के अंदर करना ही करना है। 7 डेज में तो वो बैंकों के लिए था रिजेक्शन, इसको मैं रिव्यू करके बताऊंगा। ये देखो वो जो 7 डेज है, सर डेट देखो देखो मेरी सर बात, डेटा डेटा वैल्यूएशन के अगर लिए सर रिजेक्ट होता रिजेक्शन। है, डेटा रिजेक्ट होके अगर बैंकों के पास आता है, तो वो क्या करता है, बैंकों के पास अगर कोई डाटा आया तो उसको हम क्या करते हैं, वो उसको फिर से भेजना है या वैलिडेट करना है या रिजेक्शन को अपलोड करना है, उसके लिए 7 डेज टाइम है। लेकिन ये काम है कि अगर हमने सीआईसी को सही डाटा दे दिया है, तो सीआईसी जो है कितने दिन में उसको इंजेस्ट करेगा, वहां पर उसको ठीक करेगा, लगाएगा, वो है 5 डेज यहाँ पर दिया है। अभी मान के चलो 5 डेज है। अभी जब सेशन समाप्त हो जाएगा, मैं एक बार इसको रिव्यू करके मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, और अगर पीपीटी भी अपडेट करूंगा तो सही तरीके से करूंगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लूंगा मैं। CICs and CIs are required to have an internal ombudsman framework as per। तो जितने भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं या क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उनको ज़रूरत है कि ये मैंडेटरी है कि वो इंटरनल ओम्बुड्समैन फ्रेमवर्क रखें। ये गाइडलाइन किसने दिया है, ये गाइडलाइन जो है आरबीआई ने दिया है, मास्टर डायरेक्शन, वो इंटरनल ओम्बुड्समैन डायरेक्शन 2023 है। अब 2023 का जो डायरेक्शन है इंटरनल ओम्बुड्समैन का, हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी किसी सेशन में आगे आने वाले दिनों में पढ़ने मिलेगा। क्यों, क्योंकि इससे भी एक सवाल आता है, मास्टर डायरेक्शन आरबीआई इंटरनल ओम्बुड्समैन डायरेक्शन 2023। इसमें उन्होंने आरआरबी के लिए अलग डायरेक्शन दिया है, नेशनलाइज बैंक के लिए अलग डायरेक्शन दिया है। तो मैं एक सेशन करूंगा आने वाले सीरीज में, तो उसमें क्या आपको बता दूंगा कि इसमें क्या क्वेश्चन पूछता है। फिर उसमें एनबीएफसी के लिए भी है, बैंकों के लिए है। तो ज़्यादातर जो एग्जामिनेशन में ना, वो एनबीएफसी का पूछेगा, क्योंकि थोड़ा अभी अमेंडमेंट हुआ है, और आरआरबी का भी पूछता है, और नेशनलाइज बैंकों में का पूछता है। उसमें इंटरनल ओम्बुड्समैन की नियुक्ति के बारे में कि कौन इंटरनल ओम्बुड्समैन होगा, उसका पीरियड क्या होगा, उसका डेजिग्नेशन क्या होगा, ये सारी चीज़ें हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, विच एनेक्सर प्रोवाइड्स द यूनिफॉर्म क्रेडिट रिपोर्टिंग फॉर्मेट। तो ये तो एक यूनिफॉर्म क्रेडिट रिपोर्टिंग फॉर्मेट है, उसका एनेक्सर का नंबर है 4, एनेक्सर है। इसको उतना इंपॉर्टेंट ना माने, सिर्फ इसको इंपॉर्टेंट माने। यूसीआरएफ का फुल फॉर्म होगा यूनिफॉर्म क्रेडिट फॉर्मेट रिपोर्टिंग फॉर्मेट, जिसमें कि ये कहा गया है कि एक सभी बैंक यूनिफॉर्म तरीके से रिपोर्टिंग फॉर्मेट में सबमिट करेंगे। अगर कोई वायलेशन हुआ इस डायरेक्शन में जो आरबीआई ने जारी किया है, आरबीआई मास्टर डायरेक्शन 2025, तो उसमें पेनल एक्शन जो है वो कौन से एक्ट के तहत लिए जाएंगे, तो वह CICRA एक्ट, जिसको बोलते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005। जो मैं पहले रिपोर्टिंग पढ़ लिया था उसको सुधार लीजिएगा, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005। तो हम समय मिलेगा तो इसको भी पढ़ा देंगे, हालांकि जो सवाल नहीं आता है तो हम नहीं पढ़ाते हैं। बाकी आप इसमें याद रख लीजिए CICRA 2005। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त हुआ। एक दो साथी जरा कमेंट करके बता दीजिए आज का सेशन कैसा लगा। वैसे जब जब रात होती है तो कई साथी जो हैं, क्योंकि दूर से थके हारे आते हैं, सो जाते होंगे, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जो साथी जगे हैं वो जरूर कुछ सीख पाते हैं, और जो साथी सोए हुए हैं वो अभी नहीं सीखेंगे तो कल सुबह सीख लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बट लाइवली ऐसा सीखने से ज़्यादा फायदा होता है प्रवेश जी, ऐसा लाइव पढ़ते हैं तो उसका फायदा होता है। जी सर बिल्कुल सर। सर सवेरे का टाइम क्या रहता है? क्या?
सवेरे का सर टाइम क्या रहता है पढ़ने का? सवेरे का टाइम तो आपका 5 बजे से लेके 7 बजे तक अच्छा रहता है। नहीं सर, मतलब आपकी कोचिंग सर आप कब लेते हैं? अच्छा हमारा सवेरे तो, सवेरे खेलना कूदना, अपने लिए भी तो समय देना है ना। सवेरे उठना है, मेडिटेशन करना है, सांस लेना है, और अपने आप के लिए समय देना है 1 घंटा, फिर खेलना है, तो थोड़ा शरीर ठीक रहेगा, तब तो आपको पढ़ा पाएंगे और भी काम कर आई पाएंगे, है ना। आईफोन तब 17 प्रो भी तो चलाना है। आईफोन चलाना क्या, वो खुद ही चलता रहता है वो, है। ठीक है। तो आपको क्या है, अपने आप को खुश रखना है, अपने आप को हल्का रखना है। और दूसरा, अच्छा कल संडे है इसलिए बोल रहे हैं ना, दिन में आ जाएगा किसी भी समय, देखते हैं 10 बजे के बाद करते हैं सेशन, है ना। तो पानी है मंजिलें तो राहों को होना ही होगा, मतलब अगर आपने ठान लिया कि मंजिल तक जाना है, तो राह तो बन ही जाएंगे। कुछ पाने के लिए जिंदगी में कुछ खोना ही होगा, जो अभी समय दे रहे हैं वही इन्वेस्टमेंट आपका। और बिना संघर्ष किए किसको मिलती है कामयाबी मेरे दोस्त। जब तक जिंदगी है तो बोझ ढोना ही होगा। मतलब आप सोचो कि आप पे करोगे, जिस चीज को पाना चाहते हो उसके लिए पे करोगे, जितना दोगे उतना मिलेगा, बैलेंस शीट का आइटम है। तो आप सभी को जो है रास्ता आपके पास है, आपको चलने की जरूरत है, और दिशा दिखाने के लिए हम हैं। तो मैं इन पंक्तियों से आपका अभिनंदन भी करना चाहूँगा, आपका धन्यवाद भी करूँगा। सीखे हैं अभी, और इस लिंक में बने रहिए। एक नया सेशन भी आपको मिलेगा, 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि राहें जहाँ तक जाएंगी राहगीर भी वहाँ तक जाएगा। क्या क्या बोल रहा हूँ, राहें जहाँ तक जाएंगी राहगीर भी वहाँ तक जाएगा। नदी से क्या पूछते हो कि नीर कहाँ तक जाएगा, खींच धनुष की डोर साध निशाना मंजिल पर, फिर बाद में देखा जाएगा कि तीर कहाँ तक जाएगा। तो तीर वाह कहाँ तक जाएगा। वाह सर वाह। तो वाह 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 वाह। आप आप अपने लक्ष्य में जरूर सफल होंगे। छोटी छोटी चीजें सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। आप सभी का मैं अभिनंदन करूंगा। हमारा अनुराग आ गया, वाह वाह अनुराग, कैसे हो, बढ़िया हो।